तो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जेंजी एसेस में। और मेरा नाम है सुधीर, आपका एजुकेटर, आपका मेंटोर। और आज आपके लिए बेटा एक नया चैप्टर लेकर आया हूं, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो उम्मीद करता हूं इससे पहले आपने जो लाइट चैप्टर हमारे YouTube चैनल पर डला हुआ है बेटा, आपने उसको अच्छे से देख लिया होगा। उसके साथ साथ बेटा हमने न्यूमेरिकल की भी वीडियो डाली है, आप उनको भी अच्छे से देख लीजिए, तब जाकर आप इस चैप्टर पे आइएगा बेटा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं वो आपको लाइट चैप्टर से ही आएंगे। अगर आप डायरेक्ट इस चैप्टर को देखोगे तो आपको कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको समझ में नहीं आ पाएंगे। तो मैं आपसे इतना ही कहूंगा बेटा कि इस चैप्टर को देखने से पहले आप पहले लाइट चैप्टर देखिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो चलिए बेटा बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज का नया चैप्टर, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो चलिए बेटा, आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा ह्यूमन आई। अब पूरे चैप्टर के अंदर आपको ह्यूमन आई के बारे में पढ़ना है, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ह्यूमन आई क्या होती है। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर बेटा कुछ सेंस ऑर्गन्स होते हैं, जिनमें से एक सेंस ऑर्गन है जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा ह्यूमन आई। अब सेंस ऑर्गन का काम क्या होता है बेटा, वो चीजों को सेंस करता है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सेंस ऑर्गन डिफरेंट डिफरेंट चीजों से सेंस करके डाटा को कलेक्ट करते हैं। डाटा मतलब इंफॉर्मेशन जो भी होगी। ठीक है, अब ऐसे ही बेटा जो हमारी आंख है वो भी क्या करेगी, चीजों को सेंस करेगी। अब यहां पर क्वेश्चन ये बनता है बेटा कि जो ह्यूमन आई है वो चीजों को यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट तो करती है, लेकिन किस फॉर्म में करती है, लेकिन किस फॉर्म में करती है। तो समझो बेटा, आप ह्यूमन आई आप जो है बेटा अपने आसपास क्या देखते हो, ये जो भी ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं, पेड़ हो गया, पंखा हो गया, कूलर हो गया, कुछ भी एक्स वाई जेड, आपके आसपास चीजें आपको कैसे दिखती हैं, जब आपके आसपास लाइट प्रेजेंट होती है। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं होगी तो आपको कोई भी चीज नहीं दिखेगी। इसका मतलब कि जो ह्यूमन आई है वो चीजों को कैसे सेंस कर रही है, लाइट की हेल्प से। इसका मतलब जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी वो किस फॉर्म में की जाएगी, लाइट की फॉर्म में। किस फॉर्म में की जाएगी बेटा, लाइट की फॉर्म में। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, ह्यूमन आई जो है हमारा क्या है, एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बेटा हम उन इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं जिनकी हेल्प से आप चीजों को देख सकते हो, जिनकी हेल्प से आप चीजों को देख सकते हो, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब क्वेश्चन आता है बेटा, अब क्वेश्चन आता है क्योंकि लाइट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि चीजों को देखने के लिए या कह सकते हो उनकी इमेज फॉर्म करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, या तो मिरर की या फिर लेंस की। अब मिरर तो बेटा आंखों में यूज हो नहीं सकता, तो क्या बचा बेटा, लेंस। तो क्वेश्चन ये बनेगा बेटा कि ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस यूज होता है वो किस तरह का लेंस होता है और कौन सा लेंस होता है। तो जरा देखो बेटा वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। और कॉन्वेक्स लेंस को हम एक नाम से और जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग लेंस। अब ये बेटा कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस भी क्यों कहा जाता है, अगर ये किसी बच्चे का डाउट है तो आप लाइट चैप्टर को हमारे देख लीजिए, उसमें हमने बताया है कि कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये लाइट रेस को क्या करता है, कन्वर्ज करता है। ठीक है, तो ह्यूमन आई के अंदर जो लेंस यूज होता है वो कौन सा लेंस है बेटा, कॉन्वेक्स लेंस। अब कुछ एक चीज और बेटा, अब जाहिर सी बात है ह्यूमन आई देखने का काम कर रही है बेटा, आसपास की चीजों को देख रही है, इसका मतलब इमेज फॉर्मेशन हो रही होगी। क्या हो रही होगी बेटा, इमेज फॉर्मेशन। और इमेज जब कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाता है तो उसके कुछ क्या होते हैं बेटा, अपने मेगापिक्सल्स होते हैं। क्या होते हैं, मेगापिक्सल्स। तो जैसे आप अपने बेटा कैमरे से फोटो क्लिक करते हो, तो कैमरे से जब फोटो क्लिक करते हो तो देखा है ना कैमरे के पीछे क्या लिखा होता है, 128 मेगापिक्सल, 32 मेगापिक्सल, 13 मेगापिक्सल। तो ये बेटा क्या है, अलग अलग इमेज के पिक्सल्स को डिफाइन करता है। तो ऐसे ही बेटा जब हमारी ह्यूमन आई से अगर कुछ इमेज फॉर्मेशन हो रही है तो इसका मतलब वहां पर भी कुछ ना कुछ मेगापिक्सल होंगे कि नहीं होंगे। तो यहां पर ह्यूमन आई का भी क्या होता है बेटा, मेगापिक्सल। अब समझो बेटा ह्यूमन आई का मेगापिक्सल कितना है, हो सकता है एमसीक्यू में आ जाए, अभी तक आया नहीं बट आ सकता है। ठीक है, तो 576 मेगापिक्सल। तो ह्यूमन आई का जो मेगापिक्सल वो कितना होता है बेटा, 576। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखिए बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अब हम बात करते हैं कि ह्यूमन आई किस तरीके से दिखती है। आपको देखो आपके सामने एक स्ट्रक्चर दे रखा है बेटा। अब सबसे पहली चीज आपको देखो बेटा, ये कैसा दिख रहा है, एक स्पेरिकल फॉर्म दिख रही होगी। कैसी दिख रही है बेटा, स्पेरिकल फॉर्म। अगर आप अपनी आंख को इस तरीके से निकाल दो तो कुछ इस तरीके का बेटा आपको स्पेरिकल शेप दिखेगी, स्पेरिकल ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, अब अगर ये स्फीयर है तो इसका कुछ ना कुछ डायमीटर भी होगा। ठीक है, तो इसका डायमीटर कितना होता है वो याद कर लीजिए बेटा, एमसीक्यू में आ सकता है। ठीक है, तो एक ह्यूमन आई का जो एवरेज डायमीटर होता है वो कितना होता है बेटा, 2.3 सेंटीमीटर। कितना होता है बेटा, 2.3 सेंटीमीटर एवरेज। थोड़ा सा कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन एक एवरेज हमने बता दिया 2.3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब चलिए बेटा देखते हैं कि ह्यूमन आई के जो आपके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उनका फंक्शन क्या है और किस तरीके से आपको उनको डिफाइन करना है। तो देखिए सबसे पहला है बेटा स्क्लेरा। ठीक है, अब स्क्लेरा क्या होता है,
अब स्क्लेरा क्या होता है जरा देखो, आप अपनी आंखों को जरा शीशे में देखो बेटा, तो आपको दो ब्लैक सर्कल्स दिखेंगे, ठीक है, एक छोटा वाला और एक उससे बड़ा वाला, लेकिन उसके अलावा आपको अपनी आंखों में एक व्हाइट पोर्शन दिखेगा। उसी व्हाइट पोर्शन को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्क्लेरा। क्या बोलते हैं? स्क्लेरा। उसी व्हाइट पोर्शन को हम क्या बोलेंगे? स्क्लेरा। अब स्क्लेरा का फंक्शन क्या है? अब स्क्लेरा का फंक्शन होता है बेटा आपकी आंख को शेप प्रोवाइड करना, सबसे पहली चीज, ठीक है। और दूसरा बेटा ये कनेक्टिव टिश्यू है, दूसरा ये कनेक्टिव टिश्यू है किसके लिए? आइरिस के लिए। किसके लिए बेटा? आइरिस के लिए। क्योंकि जरा देखो जो व्हाइट पोर्शन है आंखों का, उसी व्हाइट पोर्शन से हमारे ब्लैक पोर्शन जुड़े हुए हैं ना, तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कनेक्ट कर रहे हैं। इसीलिए जो स्क्लेरा है वो आइरिस के लिए क्या है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू का काम करता है। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा आइरिस। अब आइरिस का फंक्शन क्या है? अब आइरिस को जरा देखो बेटा, आइरिस का फंक्शन होगा प्यूपिल को कंट्रोल करना। क्या फंक्शन होता है बेटा? प्यूपिल को कंट्रोल करना। अब जरा देखो कि प्यूपिल क्या होता है, जरा उससे पहले समझो। अब जरा देखो बेटा, आंखों के अंदर ये जो ब्लैक वाला पोर्शन होता है ना, ये छोटा वाला जो सर्कल होता है ब्लैक वाला, उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल बोलते हैं। अपनी आंखों को देखो बेटा, जरा मिरर में देखना ध्यान से, व्हाइट पोर्शन के अंदर एक बड़ा ब्लैक सर्कल दिखेगा, फिर उसके अंदर भी एक छोटा ब्लैक सर्कल दिखेगा। तो जो छोटा वाला ब्लैक सर्कल होता है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्यूपिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। अब प्यूपिल का फंक्शन क्या है? प्यूपिल जो है बेटा ये डिफाइन करेगा कि कितने अमाउंट में आपकी आंखों के अंदर लाइट जानी चाहिए, यानी ये कंट्रोल करता है, ठीक है। याद रखना कि कितने अमाउंट में लाइट आपकी आंखों के अंदर जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है बेटा। क्या करता है? कंट्रोल। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एकदम से लाइट आपकी आंखों में चली गई, बहुत ज्यादा, इतनी रिक्वायरमेंट भी नहीं है, उससे ज्यादा चली गई, तो आपकी आंखें क्या हो सकती हैं बेटा? खराब हो सकती हैं, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने का काम किसका है बेटा? प्यूपिल का। अब जरा देखो बेटा, इस प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। प्यूपिल को कौन कंट्रोल करता है? आइरिस। दोनों का फंक्शन समझना बेटा। स्क्लेरा जो है आइरिस के लिए कनेक्टिव टिश्यू है, और आइरिस जो है प्यूपिल को कंट्रोल करता है। और प्यूपिल जो है बेटा क्या करेगा कि कितने अमाउंट में लाइट एंटर होनी है आपकी आंखों के अंदर, उसको कंट्रोल करेगा। क्लियर है? ठीक है। अब जरा देखो बेटा, जो प्यूपिल का कलर होता है ना बेटा, ऑलवेज कैसा होता है? ब्लैक। ऑलवेज कैसा होता है? ब्लैक। ऑलवेज कैसा होता है? ब्लैक। और आपको पता है ब्लैक कलर जो है बेटा लाइट का क्या होता है? गुड एब्जॉर्बर होता है। इसीलिए बेटा प्यूपिल का कलर कैसा होता है? यहां पर ब्लैक होता है। कैसा होता है बेटा? ब्लैक। ऑलवेज ब्लैक होगा, ठीक है। किसी की भी आंख देख लेना, सबका प्यूपिल का कलर कैसा होगा? ब्लैक होगा। लेकिन बेटा आइरिस का कलर ऑलवेज ब्लैक नहीं होता। आइरिस का कलर क्या हो सकता है बेटा? आइरिस का कलर ग्रीन हो सकता है, ठीक है, ब्लू हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, तो डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं बेटा, ठीक है। अब जरा देखो, कभी आसपास आपके जो आपके फ्रेंड्स वगैरह होंगे, आप अगर देखते हो उनको, तो किसी की आंखों का कलर अलग अलग होता है। किसी की ब्राउन होंगी थोड़ी सी, किसी की ग्रीन होंगी, किसी की रेडिश भी होती है थोड़ी थोड़ी, ठीक है, किसी की ब्लूइश भी होती है। तो ये डिफरेंट जो कलर आंखों के आपको अपीयर होते हैं बेटा, वो किसकी वजह से होते हैं? आइरिस की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं बेटा? आइरिस की वजह से, ठीक है। तो याद रखिएगा कि आइरिस का कलर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन प्यूपिल का कलर हमेशा कैसा होगा? ब्लैक होगा। कैसा होगा? ब्लैक। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा कॉर्निया। अब कॉर्निया क्या होता है बेटा? अब कॉर्निया बेटा हमारी आंख की ये जो सबसे ऊपर वाली जो लेयर है ना बेटा, ये सबसे टॉप मोस्ट लेयर इसको बोलते हैं बेटा। सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर है हमारी आंखों के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? कॉर्निया, ठीक है। अब कॉर्निया का फंक्शन क्या है जरा समझो। सबसे पहली चीज बेटा, कॉर्निया जो है अंदर के जितने भी रेस्ट ऑफ द पार्ट है उनको प्रोटेक्ट करती है। उनको क्या करती है? प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब कॉर्निया का एक काम और है बेटा, जो सबसे मेन, जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब एग्जाम में आपसे पूछेगा कि मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन हमारी आंख का कौन सा पार्ट करता है, तो आंसर क्या होगा बेटा? कॉर्निया, ठीक है। कॉर्निया सबसे ज्यादा यानी 80% रिफ्रैक्शन को परफॉर्म करता है। यानी कॉर्निया जो है बेटा 80% रिफ्रैक्शन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब आप सोच रहे हो कि रिफ्रैक्शन तो लेंस करता है। लाइट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि लेंस जो है वो रिफ्रैक्शन को परफॉर्म करता है, तो बिल्कुल करता है बेटा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जरा समझो तो सही कि यहां पर सबसे टॉप मोस्ट लेयर कौन सी है? कॉर्निया। और दूसरी चीज, कॉर्निया बेटा एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। हमने बेटा लाइट चैप्टर में क्या पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन के लिए हमें कैसा सरफेस चाहिए, जो कि थोड़ा सा कैसा वन साइडेड रिफ्लेक्शन होना चाहिए उसमें, ठीक है। रिफ्लेक्शन के लिए वन साइडेड ओपेक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए था, लेकिन रिफ्रैक्शन के लिए कैसा मटेरियल चाहिए बेटा, या कैसा ऑब्जेक्ट चाहिए? बिल्कुल ट्रांसपेरेंट। कैसा चाहिए? ट्रांसपेरेंट। इसका मतलब कि अगर कोई
ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है, इसका मतलब क्या करेगा, रिफ्रैक्शन करेगा, कोई कम करेगा कोई ज्यादा करेगा। तो अब जरा समझो बेटा, ये जो टॉप मोस्ट लेयर है ये भी तो एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। अब ट्रांसपेरेंट है तो रिफ्रैक्शन तो करेगी, और सबसे पहले बेटा लाइट किससे टकराएंगी, कॉर्निया से। सबसे पहले लाइट किससे टकराएंगी, कॉर्निया से, और अगर कॉर्निया से टकरा रही है तो वहां पर सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन होगा। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन यानी 80% रिफ्रैक्शन कौन कर देगा बेटा, कॉर्निया करेगा। बच्चे अक्सर इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं एग्जाम में और वहीं उसके मार्क्स कट जाते हैं, क्योंकि बच्चे समझते हैं कि बेटा लेंस जो होता है वो रिफ्रैक्शन करता है, और लेंस को आंसर टिक करके चले आते हैं, वहीं आंसर गलत हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन कौन करेगा बेटा, 80% कॉर्निया। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट देखिए बेटा लेंस। अब लेंस का काम क्या है, एक तो लेंस का काम आपको पता ही है कि बेटा रिफ्रैक्शन करेगा। दूसरी चीज जो लेंस का मेन काम होगा बेटा, जो यहां पर प्यूपिल के द्वारा लाइट एंटर हुई होगी उस लाइट को क्या कर देगा, ये वो उस कह सकते हो कि रेटिना पे, स्क्रीन पे कन्वर्ज कर देगा। क्या कर देगा बेटा, कन्वर्ज कर देगा, क्योंकि जब तक बेटा लाइट रेज कन्वर्ज नहीं होंगी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। तो लेंस का जो मेन काम होता है बेटा ह्यूमन आई के अंदर वो ये होता है कि जो भी लाइट रेज जो भी लाइट रेज बेटा प्यूपिल के द्वारा एब्जॉर्ब करी गई, अंदर आई, उस लाइट रेज को ये कन्वर्ज कर देगा किस पर, रेटिना पर। अभी रेटिना क्या होता है समझेंगे बेटा, रेटिना पर क्या कर देता है, कन्वर्ज। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा सिलेरी बॉडी एंड मसल, या फिर इसको बोलते हैं सिलेरी मसल्स। ठीक है, अब सिलेरी मसल्स, अब जरा देखो बेटा, हमें पता है कि किसी भी हमारी बॉडी के अंदर जो मूवमेंट होता है वो कौन कराता है, मसल्स कराती है। क्या कराती है बेटा, मसल्स। इसका मतलब यहां पर अगर मसल्स प्रेजेंट है तो किसी ना किसी चीज का मूवमेंट तो हो रहा होगा। ठीक है, अब मूवमेंट किसका वो जरा समझिए बेटा। अब ये जो लेंस है ना बेटा आपका, इसके आसपास की ये जो मसल्स होती हैं इनको बोलते हैं हम सिलेरी मसल्स। क्या बोलते हैं, सिलेरी मसल्स। और यही मसल्स हैं बेटा यही मसल्स हैं जो कि किसको कंट्रोल करेंगी, कॉन्वेक्स लेंस को। किसको कंट्रोल करेंगी, कॉन्वेक्स लेंस को। यानी कॉन्वेक्स लेंस का जो भी मूवमेंट होगा, उसका कर्वेचर बढ़ जाना, उसका कर्वेचर रिड्यूस हो जाना, तो ये सारे मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, सिलेरी मसल्स या फिर सिलेरी बॉडी। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखो बेटा कंजक्टिवा। अब कंजक्टिवा क्या होता है जरा देखो बेटा, इस डायग्राम में फोकस करो। ये लेयर, ये बेटा आपकी व्हाइट वाली लेयर, और ये जो आपकी कॉर्निया है, इसके बीच की जो ये पोर्शन है ना बेटा, इसको हम बोलते हैं कंजक्टिवा। ठीक है, अब कंजक्टिवा का काम क्या है, कंजक्टिवा बेसिकली आपकी ह्यूमन आई को बेटा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करेगा, न्यूट्रिशन। ठीक है, क्योंकि बेटा देखो इसके अंदर भी तो कुछ ना कुछ सेल्स होंगे, क्योंकि बेटा ह्यूमन आई है, बॉडी का पार्ट है, और बॉडी का पार्ट है तो सेल से मिलकर बना होगा, और सेल से मिलकर बना है तो सेल को सर्वाइवल के लिए बेटा न्यूट्रिशन चाहिए होते हैं। तो कंजक्टिवा क्या करेगा बेटा, कंजक्टिवा क्या करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा रेटिना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट काम किसका है बेटा, रेटिना, क्योंकि जब इतनी सारी चीजें हो गई तो मेन काम किसका होगा, रेटिना, क्योंकि आपको बेटा इमेज ही तो फॉर्मेशन करनी है, तो इमेज फॉर्म कहां पर होगी, रेटिना पर। अब रेटिना किसकी तरह काम करता है बेटा, एज अ स्क्रीन, एज अ स्क्रीन की तरह काम करता है। और स्क्रीन जरा याद करो बेटा, लाइट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि स्क्रीन पर बनने वाली जो इमेज होती हैं वो कैसी होती हैं, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होती हैं बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बेटा, मैं फिर कह रहा हूं कि जो बच्चा डायरेक्ट ह्यूमन आई चैप्टर पढ़ रहा हो उसको दिक्कत आ सकती है कि रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कैसी होती हैं, तो इस चीज इस ये डाउट ना आए बेटा, उससे पहले आप क्या करो, लाइट चैप्टर को पढ़ लो, डायरेक्ट ह्यूमन आई चैप्टर मत देखो बेटा। ठीक है, तो देखिए बेटा रेटिना एज अ स्क्रीन काम करती है ह्यूमन आई के अंदर, और स्क्रीन पर बनने वाली इमेज कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी होती है बेटा, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, ठीक है। अब जरा देखो बेटा रेटिना प्रेजेंट कहां होता है, ये जो बेटा आपकी ह्यूमन आई के अंदर ये जो लास्ट वाला पोर्शन है ना, ये हमारी क्या है बेटा, रेटिना है। ये क्या है हमारी, रेटिना। तो जैसे ही बेटा इस लेंस के बाद क्या होगा, ये लाइट रेस को कन्वर्ट कर देगा कुछ इस तरीके से, तो जिस पॉइंट पर ये मीट कर जाए सारी लाइट, वो समझ लेना बेटा वहां पर क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन। क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखो बेटा ऑप्टिक नर्व। अब ऑप्टिक नर्व, अब नर्व का काम क्या होता है बेटा, सिग्नल्स को ले जाना। नर्व का काम क्या होता है, सिग्नल्स को ले जाना। बायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा था आपने, तो नर्व का काम क्या है बेटा, सिग्नल्स को ले जाना। अब सिग्नल्स कौन से, बेटा, मैंने क्या बोला था कि ह्यूमन आई क्या होती है, एक सेंस ऑर्गन होती है। अब सेंस ऑर्गन है तो इसने कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होगी ना। अब इन्फॉर्मेशन क्या, इन्फॉर्मेशन को समझो बेटा, इन्फॉर्मेशन क्या मान लो मेरे सामने कोई हाथी आया, ठीक है, अब वो हाथी है, ये एक इन्फॉर्मेशन ही तो है बेटा, एक डाटा ही तो है। अब वो हाथी है, ये मुझे कैसे पता, ये मेरा माइंड मुझे बताएगा। ठीक है, कौन बताएगा बेटा, माइंड। अब वो हाथी है, वो कुत्ता है, वो बिल्ली है, वो इंसान है, वो गाड़ी है, ये सब क्या है बेटा, इन्फॉर्मेशन। तो यही इन्फॉर्मेशन लाइट की फॉर्म में किसने कैच करी बेटा, ह्यूमन आई ने। ठीक है, अब यही इन्फॉर्मेशन कहां चली जाएगी बेटा, नर्व्स के पास। कहां चली जाएगी, नर्व्स के पास। और ये लाइट एनर्जी की तरफ, लाइट एनर्जी से किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक सिग्नल में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी बेटा, इलेक्ट्रिक सिग्नल, या फिर इसको बोलते हो इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटा, इलेक्ट्रिक इंपल्स की फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे ही बेटा ये डाटा
ह्यूमन आई को मिलेगा तो ये सारी की सारी नर्व्स क्या करेंगी, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहां पे पहुंचा देंगी बेटा, ब्रेन। कहां पहुंचा देंगी, ब्रेन में। क्योंकि ये जो ऑप्टिक नर्व है ना, ये किससे कनेक्ट होती है, ब्रेन से कनेक्ट होती है। किससे कनेक्ट होती है बेटा, ब्रेन से। तो सारा के सारा डाटा कहां पहुंचा दिया, ब्रेन तक। अब ब्रेन उस चीज को बेटा आइडेंटिफाई करेगा, आपको बताएगा कि आपने सामने क्या देखा, ठीक है, ये चीज याद रखिए। लेकिन अभी हम इस पे आते हैं कि ऑप्टिक नर्व ने क्या किया, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट की, इंपल्स की फॉर्म में क्रिएट करके या कन्वर्ट करके बेटा कहां पे पहुंचा दिया, ब्रेन तक पहुंचा दिया। कहां तक पहुंचा दिया बेटा, ब्रेन तक, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, मैक्यूला। मैक्यूला रेटिना के आसपास वाला ये जो पोर्शन है उसको बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं मैक्यूला। नेक्स्ट देखो बेटा, रेटाइनल ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स क्या होती है, ब्लड वेसल्स का काम सिंपल क्या है बेटा, ब्लड को कैरी करना। और जहां पर आपको सेल्स प्रेजेंट हैं, जहां पर सेल्स प्रेजेंट हैं, तो वहां पर बेटा न्यूट्रिशन पहुंचेगा किस जरिए से, ब्लड के जरिए। तो वहां पर बेटा जाहिर सी बात है ब्लड वेसल्स होना जरूरी है, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स बेटा ब्लड को कैरी कर लाएंगी और यहां से जितना भी वेस्ट मटेरियल होगा और इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम किसका होगा, सेल्स को, ब्लड वेसल्स का, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, विट्रस बॉडी। अब विट्रस बॉडी क्या है बेटा, ये देखो, ये जो आपको ये जो ऑरेंज पार्ट दिख रहा है पूरा, ये जो ऑरेंज पार्ट है इसी को हम बोलते हैं बेटा विट्रस बॉडी या फिर विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं, विट्रस ह्यूमर। अब इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है बेटा, सबसे मेन काम इसका ये है कि ये पूरे अंदर से जो ये हमारा स्पेयर है, ये हॉलो जो स्पेयर है, इसको फिल करने का काम करता है, ठीक है। ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये कैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, जेल लाइक स्ट्रक्चर, जेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब सबसे मेन काम क्या हो गया इसका बेटा, ये आंखों को शेप प्रोवाइड करेगा। क्योंकि अगर मान लो ये जो हॉलो स्पेयर है अंदर से खाली हो, अंदर से खाली हो, तो आंख क्या हो सकती है बेटा, श्रिंक कर सकती है, पिचक सकती है इस तरीके से, ठीक है। तो उसकी शेप ना बिगड़े उसके लिए जो अंदर जो हमारा जेल लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं, विट्रस बॉडी या फिर विट्रस ह्यूमर, ठीक है। क्लियर है बेटा यहां तक, ठीक है। इसके अलावा अच्छा एक चीज और देखिए बेटा, इसके अलावा एक और होती है बेटा, यहां पर हमारे कॉर्निया के और इधर लेंस के बीच में जो लिक्विड होता है बेटा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्वस ह्यूमर। यहां पर जो प्रेजेंट होता है इसको बोलते हैं हम एक्वस ह्यूमर, ठीक है। जिस तरीके से यहां विट्रस ह्यूमर है, जैसे यहां पर क्या होता है बेटा, एक्वस ह्यूमर। ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये बिल्कुल फ्लूइड स्ट्रक्चर होता है, यानी बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, फ्लूइड होगा एकदम से। क्लियर है। तो ये कुछ बेटा हमारी ह्यूमन आई के पार्ट्स थे जिनका फंक्शंस हमने पढ़े, और ये फंक्शंस बेटा आपको डिफाइन करने के आ सकते हैं एग्जाम में, लॉन्ग में आ सकते हैं और शॉर्ट में आ सकते हैं। और ये डायग्राम भी हो सकता है एज इट इज आपको बनाने के लिए आ जाए। तो ये डायग्राम देख लीजिए बेटा, बना लीजिए कॉपी के अंदर सभी, मैं सामने से हट जा रहा हूं, ये डायग्राम देख लीजिए सभी। तो चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये आपको बेटा जो चीजें मैंने अभी फंक्शंस बताए वो सारी की सारी डेफिनेशंस लिखी हुई है, ठीक है। बिल्कुल मैंने आपको नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया बेटा, आपको कुछ भी अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं है कि हम नोट्स कहां से बनाएं। बिल्कुल एक्यूरेट आपके लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए मैंने, ठीक है। तो जितने भी फंक्शंस अभी देखे हमने डिफरेंट पार्ट्स के, उनको यहां पर मैंने डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर, चलो ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, हाउ डज द आई वर्क। अब आंख का फंक्शन होता कैसे, यानी आंख बेटा इमेज को फॉर्म कैसे करती है वो जरा समझना, ठीक है। क्योंकि ह्यूमन आई का बेटा काम क्या है, इमेज फॉर्मेशन का। अब इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है वो पता भी तो होना चाहिए हमें, ठीक है। कि हमने कोई भी चीज अगर ऑब्जेक्ट हमारे सामने है, देखा हमने, तो हमें कैसे पता कि वो चीज क्या है और कैसे उसकी इमेज हमारी आंखों के अंदर बनी। तो देखिए बेटा, अब सबसे पहले ये हमारी ह्यूमन आई के सामने एक हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, आइसक्रीम, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने आइसक्रीम ले लिया, कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, अब ऑब्जेक्ट्स की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है बेटा, ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, लाइट को एमिट करते हैं। तो यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा, इसके अंदर से लाइट रेज निकल रही होंगी, ठीक है। क्योंकि बेटा जरा समझो, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको देखना है तो उससे लाइट रेस टकराकर आपकी आंखों तक आनी चाहिए। अगर उस ऑब्जेक्ट से लाइट रेस टकराकर आपकी आंखों तक नहीं आ रही तो उसकी इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे समझिए, अगर आप मुझे देख पा रहे हो तो कहीं ना कहीं बेटा लाइट रेस मुझ पर पड़ रही होंगी और मुझसे टकराकर आपकी आंखों तक जा रही होंगी, तब आप मुझे देख पा रहे होंगे। अगर आपके आसपास बेटा कहीं बॉटल रखी होगी तो बॉटल आपको क्यों दिख रही है, क्योंकि लाइट रेस बॉटल से टकरा रही है और बॉटल से टकराने के बाद आपकी आंखों तक आ रही है, तब जाकर आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट आपको विजिबल नहीं होगा। तो ऐसे ही बेटा इस ऑब्जेक्ट पर लाइट रेस पड़ रही होंगी और लाइट रेस पड़ने के बाद क्या है, इस ऑब्जेक्ट से लाइट रेस टकराकर आपकी आंखों तक जा रही होंगी। तो जरा देखो बेटा, अब फंक्शन स्टार्ट होता है हमारी आंखों का। लाइट रेस जैसे ही टकराई बेटा, तो सबसे पहले किससे टकराएंगी, कॉर्निया से, जो अभी हमने देखा कॉर्निया से टकराएंगी तो मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन वहां पर हो जाएगा और कुछ लाइट जो है बेटा क्या हो जाएगी, अंदर की ओर एब्जॉर्ब हो जाएगी, जो कि प्यूपिल का काम होगा, ठीक है। उसको कंट्रोल किया आइरिस ने, और आइरिस के अंदर क्या था, प्यूपिल ने लाइट रेस को एब्जॉर्ब कर लिया। अब जैसे ही बेटा लाइट रेस अंदर आई
किसका काम स्टार्ट हो गया? लेंस का। किसका काम स्टार्ट हो गया बेटा? लेंस का। अब लेंस उन लाइट रेस को क्या कर देगा? कन्वर्ज कर देगा किसकी तरफ? रेटिना की तरफ। किसकी तरफ कर देगा बेटा? रेटिना की तरफ। और रेटिना के ऊपर क्या बन जाएगी बेटा? इमेज बन जाएगी, जो भी ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हो बेटा, ये ऑब्जेक्ट और ये उसकी इमेज, ये ऑब्जेक्ट और ये उसकी इमेज। इमेज किस पे बनी है बेटा? रेटिना पर। किस पे बनी है? रेटिना पर। ठीक है, अब जरा समझो, मैंने अभी आपको बताया था बेटा कि रेटिना के ऊपर जो इमेज बनती है वो कैसी बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बनेगी बेटा? रियल एंड इन्वर्टेड। अब यहां पर इन्वर्टेड का मतलब क्या है? इन्वर्टेड का मतलब है बेटा इमेज उल्टी बनेगी। तो जरा देखो, ऑब्जेक्ट हमारा सीधा रखा हुआ है, इसका जो सर है वो ऊपर है बेटा, और इमेज के अंदर इसका सर कैसा है? नीचे। यानी इमेज क्या होगी बेटा? पलट गई, इन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो यानी हमारी ह्यूमन आई के अंदर जो इमेज फॉर्मेशन होती है वो हमेशा इन्वर्टेड होती है। कैसी होती है बेटा? इन्वर्टेड। तो हमें ऑब्जेक्ट उल्टे क्यों नहीं दिखाई देते? ठीक है, तो यहां पर समझो कि जो हमारा बेटा ब्रेन होता है ना, वो कुछ इस तरह से फंक्शन करता है, एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि वो आपको ऑटोमेटिकली जो ऑब्जेक्ट है उसको सीधा करके दिखाता है। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बिल्कुल इन्वर्ट ही होगी, लेकिन ब्रेन का काम क्या होगा बेटा? वो एक इल्यूजन क्रिएट करना और ऑब्जेक्ट को आपको सीधा करके दिखाना। ठीक है, तो यहां पर हमारी क्या हुई बेटा? इमेज फॉर्मेशन। अब जरा समझो इसी को लैंग्वेज के फॉर्म में। सबसे पहले हमने क्या किया बेटा? लाइट रेज ऑब्जेक्ट से निकली, किससे टकराई? कॉर्निया से। और कॉर्निया के बाद कहां गई बेटा? प्यूपिल के अंदर। प्यूपिल ने क्या कर लिया? लाइट रेज को एब्जॉर्ब कर लिया। उसके बाद किसका काम स्टार्ट हुआ? लेंस का। और लेंस ने लाइट रेज को क्या कर दिया था? कन्वर्ज। तो कन्वर्ज दीज लाइट्स। ठीक है, किसके ऊपर किया था बेटा? रेटिना के ऊपर। और रेटिना के ऊपर जो इमेज बनी थी वो कौन सी बनी थी? रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? अब जरा समझो, जो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ह्यूमन आई के अंदर बनेगी वो कैसी बनती है? हाई डिमिनिश्ड। कैसी बनती है बेटा? हाईली डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी। ठीक है, क्योंकि जरा देखो बेटा, आपके सामने कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट रखा हो, आप देख सकते हो ना, इसका मतलब आपकी इतनी बड़ी आंख के अंदर वो ऑब्जेक्ट, वो इमेज बन रही है। और इमेज बन रही है तो वो कैसी है? डिमिनिश्ड है। ऑब्जेक्ट कितना ही बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इमेज कैसी बन रही है? डिमिनिश्ड। तो ह्यूमन आई के अंदर जो इमेज बनती है वो कैसी है बेटा? हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर? कहां पे बनेगी? रेटिना के ऊपर। अब जरा देखो बेटा, द सरफेस ऑफ रेटिना कंसिस्ट अ लार्ज नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स। अब रेटिना के ऊपर, ये जो आपका रेटिना है बेटा, इसके ऊपर डिफरेंट यानी डिफरेंट कह सकते हो, कुछ हमारे सेंसिटिव सेल्स होते हैं। ठीक है, लाइट सेंसिटिव सेल्स। अब क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे सॉरी बेटा, अब क्वेश्चन देखो क्या पूछेगा बेटा कि ह्यूमन आई के अंदर जो लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो कौन से हैं? तो जरा समझो, तो लाइट सेंसिटिव जो सेल्स हैं ना बेटा, हमारे जो हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स हैं वो एक होते हैं हमारे रॉड सेल, रॉड सेल्स, और एक होते हैं बेटा कोन्स। ठीक है, रॉड सेल्स और कोन सेल्स। ठीक है, अब दोनों का फंक्शन क्या है वो जरा समझिए बेटा। अब रॉड सेल्स काम आते हैं तब जब लाइट आपके आसपास बहुत ही ज्यादा कम होती है। ठीक है, मान लो अगर बेटा आपके आसपास बहुत अंधेरा है, थोड़ी थोड़ी लाइट आ रही है कहीं से, और आपको किसी चीज को देखना है, तो बेटा आपको वहां पर क्या करना पड़ेगा? ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। तो वहां पर कौन से सेल्स ज्यादा एक्टिव होते हैं बेटा? रॉड सेल्स। ठीक है, यानी कम रोशनी में देखने में जो हेल्प करते हैं वो हमारे कौन से सेल्स होते हैं बेटा? रॉड सेल्स। ठीक है, अब कम रोशनी कब होती है बेटा? ज्यादातर जो इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं, आर से याद कर लेना बेटा, रात। आर से रात। अब रात में अंधेरा होता है ना बेटा, यानी लाइट कम होती है, और रात में आपको देखने में क्या होता है? थोड़ी सी मशक्कत ज्यादा होती है कंपैरिजन टू दिन के। ठीक है, तो रात में बेटा या कम अंधेरे में या फिर कम लाइट में बेटा क्या होगा? रॉड सेल्स हमारे ज्यादा एक्टिव होते हैं। क्लियर? अब देखो जरा बेटा, कोन सेल। कोन सेल का काम क्या है? कोन सेल बेटा ये डिफाइन करते हैं कि जो ऑब्जेक्ट आपके सामने रखा है वो किस कलर का है। ठीक है, यानी कलर्स में बेटा डिफरेंशिएट करने का काम किसका होगा? कोन सेल का। अगर आपके सामने बेटा एक ही कलर है तो इतना एक्टिव है नहीं, लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ जाएं तो आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि ये रेड है, ये ब्लू है, ये ग्रीन है? उसके लिए जो हेल्प करेगा वो कौन करेगा बेटा? कोन सेल। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं बेटा? कलर्स के लिए, कलर्स को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट। कलर्स डिफरेंशिएट, इनका काम है बेटा कलर डिफरेंस। ठीक है, क्लियर है? तो दो लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं, एक तो रॉड सेल और एक कोन सेल। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन लाइट कॉल्स ऑन देम दे गेट एक्टिवेटेड एंड जनरेट इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मैंने क्या बोला था बेटा कि जो हमने लाइट की फॉर्म में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल सिग्नल, या फिर इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में। ठीक है, दीज सिग्नल्स आर सेंड टू द ब्रेन, और यही सिग्नल्स बेटा कहां तक पहुंचाए जाएंगे? ब्रेन तक। कौन पहुंचाएगा? ऑप्टिक नर्व। कौन पहुंचाएगा बेटा? ऑप्टिक नर्व। जितना भी इंफॉर्मेशन मिली ऑप्टिक नर्व ने क्या किया? उनको ब्रेन तक पहुंचा दिया। अब ब्रेन आपको बताएगा बेटा कि आपके सामने जो ऑब्जेक्ट आपने देखा वो क्या था। ठीक है, बाय द ऑप्टिक नर्व एंड द ऑब्जर्वर सीज द एक्चुअल साइज इरेक्ट इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तब जाकर बेटा आपको बिल्कुल एक्चुअल साइज की इमेज दिखेगी। इरेक्ट का मतलब क्या है? इरेक्ट का मतलब है बेटा कि ऊपर वाला पोर्शन हमेशा ऊपर ही दिखेगा और नीचे वाला पोर्शन नीचे ही दिखेगा। अब ये किसने किया? इमेज को इरेक्ट किसने किया? ब्रेन ने किया। किसने किया? ब्रेन ने। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट देखो,
नेक्स्ट देखिए बेटा, पावर ऑफ अकोमोडेशन। ये आपसे पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए बेटा कि पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहली चीज, अगर मैं आपसे बेटा बेसिक चीज पूछूं, आपके अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो चश्मा लगाता हो, ठीक है, अगर नहीं भी लगाता हो तो एक कॉमन सवाल है बेटा, अगर कोई बंदा है जो चश्मा लगाता है बेटा, अब उस चश्मे से क्या वो बेटा सारी इमेजेस को देख सकता है, चाहे वो कितनी भी डिस्टेंस पर रखी हो? नहीं देख सकता, क्योंकि बेटा जो चश्मा बनता है वो एक फिक्स पावर का बनता है, यानी आप उसकी पावर को चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी की दूर की नजर कमजोर है तो उसके लिए पावर का चश्मा अलग बना होगा, किसी की अगर पास की नजर कमजोर है तो उसके लिए पावर का चश्मा अलग बना होगा। ठीक है, यानी आप चश्मे की पावर को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन बेटा हमारी ह्यूमन आई के अंदर ये एक कह सकते हो प्रॉपर्टी है, उसकी क्वालिटी है। ठीक है, उसकी क्वालिटी समझिए कि ये अपनी पावर को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। ह्यूमन आई जो है वो पावर को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट चाहे दूर रखा हो चाहे पास रखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, आंख दोनों को सेम जगह से देख सकती है। मान लीजिए बेटा मैं यहां खड़ा हूं, ठीक है, अब कोई ऑब्जेक्ट मुझसे 10 किलोमीटर दूर रखा है, कोई ऑब्जेक्ट मुझसे बिल्कुल 10 मीटर दूर रखा है। ठीक है, अब 10 किलोमीटर दूर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा दूर हो गया और कोई ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरी आंखों की इतनी क्षमता है बेटा कि मैं इसी जगह पर खड़े खड़े, बिल्कुल इसी जगह पर खड़े खड़े दोनों ऑब्जेक्ट को देख पाऊं। ठीक है, मैं पास के ऑब्जेक्ट को भी देख सकता हूं और दूर के ऑब्जेक्ट को भी देख सकता हूं। ठीक है, अब ये पास का और दूर का ऑब्जेक्ट मैंने सेम जगह से देखा, कैसे? क्योंकि मेरी आंखों ने बेटा अपनी पावर को क्या किया? चेंज किया। पास वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपनी पावर को चेंज किया, दूर वाले ऑब्जेक्ट के हिसाब से अपनी पावर को चेंज किया। ठीक है, अब यहां पर ह्यूमन आई क्या कर रही है बेटा? पावर चेंज कर रही है। अब पावर चेंज कर रही है इसका मतलब फोकल लेंथ चेंज कर रही है। अपनी क्या कर रही है बेटा? फोकल लेंथ चेंज कर रही है। और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस के हिसाब से जो ह्यूमन आई होती है अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर ले, इसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा? पावर ऑफ अकोमोडेशन। क्या बोलते हैं? पावर ऑफ अकोमोडेशन। दोबारा सुनिए, मैंने क्या बोला बेटा कि ऑब्जेक्ट चाहे कितना भी दूर रखा हो चाहे पास रखा हो, उसके अकॉर्डिंग ह्यूमन आई अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट कर ले, तो उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा? पावर ऑफ अकोमोडेशन। ठीक है, तो जरा देखिए क्रिस्टलाइन लेंस। अब देखो हमारी आंखों के अंदर जो कॉन्वेक्स लेंस है ना बेटा, उसको क्रिस्टलाइन लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन लेंस ऑटोमेटिकली एडजस्ट इट्स फोकल लेंथ, यानी वो क्या कर लेगी बेटा? फोकल लेंथ को एडजस्ट कर लेगी। और फोकल लेंथ जो है बेटा हमारी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पावर के। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, P = 1/f। ये बेटा लाइट चैप्टर में पढ़ा था, इसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था बेटा, पावर = 1/f। तो यहां पर अगर फोकल लेंथ चेंज होती है तो पावर भी क्या हो जाएगी? चेंज होने लगेगी। क्लियर है? तो बेटा डिफरेंशिएट कर सकती है हमारी पावर। ठीक है, नेक्स्ट देखो रेंज ऑफ विजन। अब रेंज ऑफ विजन का मतलब क्या है कि हमारी आंखों की बेटा कितनी क्षमता है पास से पास देखने की और दूर से दूर देखने की। ठीक है, तो जरा समझिए, नियर पॉइंट यानी कितना पास देख सकती है, तो उसकी बेटा लिमिट होती है 25 सेंटीमीटर। यानी कोई ऑब्जेक्ट है बेटा वो आप कितना करीब से देख सकते हो, तो मिनिमम आपकी आंखों से जो डिस्टेंस होनी चाहिए उसकी कितनी होनी चाहिए? 25 सेंटीमीटर। अगर बेटा 25 सेंटीमीटर से कम कर दे तो ऐसा नहीं है कि दिखेगा नहीं, दिखेगा तो, लेकिन बेटा उतना क्लियर आपको दिखाई नहीं देगा, यानी आपकी आंखों के ऊपर स्ट्रेस पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रेस फ्री जो विजन होता है बेटा ह्यूमन आई का, तो मिनिमम कितना होता है बेटा? वो 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर बीच की जो डिस्टेंस होनी चाहिए मिनिमम। ठीक है, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बेटा फार पॉइंट। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है बेटा, इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, बस ऑब्जेक्ट के साइज पर डिपेंड करता है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो कितना भी दूर ले जाओ उसको वो आपको विजिबल रहेगा। एग्जांपल आपको बेटा जैसे चंद्रमा दिखता है, तो चंद्रमा बहुत दूर है लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा है साइज में, तो आपको आराम से दिख जाता है। ठीक है, तो मिनिमम पॉइंट कितना हो गया बेटा? 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट कितना हो गया? इन्फिनिटी। ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा इनको। तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर और मैक्सिमम इन्फिनिटी। ठीक है, अब रेंज ऑफ विजन की देखो डेफिनेशन। रेंज ऑफ विजन इज द डिस्टेंस बिटवीन द फार एंड द नियर पॉइंट, यानी मिनिमम कितना देख सकते हो और मैक्सिमम कितना देख सकते हो, उसके बीच की जो रेंज होती है बेटा उसी को हम क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ विजन। क्या बोलते हैं बेटा? रेंज ऑफ विजन। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा डिफेक्ट्स ऑफ विजन। अब देखो यहां से क्वेश्चन बनेंगे बेटा आपके लॉन्ग वाले। ठीक है, अब डिफेक्ट्स ऑफ विजन अब क्या होता है वो जरा समझिए। सबसे पहला है बेटा मायोपिया। सबसे पहला क्या है? मायोपिया, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्या बोलेंगे बेटा? शॉर्ट साइटेडनेस, या फिर इसको बोलते हैं हम नियर साइटेडनेस। ठीक है, दोनों तीनों बेटा एक ही नाम है, मायोपिया, शॉर्ट साइटेडनेस या फिर नियर साइटेडनेस, सबके सब बेटा सेम नाम है। और इस बीमारी में क्या होता है जरा समझिए। सबसे पहली चीज, ठीक है, अब जरा देखो बेटा, अब यहां पर मायोपिया एक ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जिसमें पास के ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई देते हैं। ठीक है, पास के रखे ऑब्जेक्ट आपको क्लियर दिखाई देंगे, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर रखा है आपसे तो वो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा, हो सकता है धुंधला धुंधला दिखाई दे। ठीक है, तो उसी डिफेक्ट ऑफ विजन को हम क्या बोलते हैं बेटा? मायोपिया। क्या बोलेंगे? मायोपिया। ठीक है, अब जरा ऐसे इसको ऐसे याद रखने के लिए देखो, समझो कोई चीज मैं याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं बेटा, इसको थोड़ा सा वैसे लेना कैजुअल। ठीक है, अब जैसे कि इसमें क्या है बेटा? मायोपिया, माई का मतलब क्या होता है बेटा? मेरा।
ठीक है। अब कोई चीज मेरी है तो वो कहाँ होगी बेटा, मेरे पास, और अगर कोई चीज मेरे पास रखी है तो मुझे क्लियर विजिबल होगी। ठीक है, ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिक है बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो माई का मतलब मेरा, अगर मेरी कोई चीज है तो वो मेरे पास होगी, और मेरे पास होगी तो बेटा मुझे वो कैसी होगी, क्लियर विजिबल दिखाई देगी। इसका मतलब कि मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन में मुझे पास की चीजें दिखाई क्लियर देगी, लेकिन जो दूर की चीज है वो मुझे क्लियर दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ठीक। तो देखो लिखा भी है इसमें बेटा, कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट द कैन नॉट सी फार अवे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली एट डिस्टिंक्टली, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर कुछ दूर रखा है तो वो आपको क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द फार पॉइंट नियरर देन इंफिनिटी। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, इसका फार पॉइंट लगभग कितना होता है, इंफिनिटी के लगभग आसपास ही माना जाता है, क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा उस दूर का। In a myopic eye, the image of the distance objected formed in front of the retina, not at the retina. अब जरा समझो बेटा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मायोपिया डिफेक्ट ऑफ विजन में हो क्या रहा है कि जो इमेज फॉर्मेशन है वो रेटिना पर बनने की बजाय बिल्कुल जस्ट रेटिना से पहले बन जा रही है। जैसा कि इस डायग्राम में देखो बेटा, इस डायग्राम में देखो, एक्चुअल में ये क्या है बेटा, हमारा रेटिना। इमेज फॉर्मेशन कब होती है, रेटिना पर होनी चाहिए, तो ये बेटा रेटिना पर इमेज फॉर्म होने के बजाय कहां पर हो रही है, रेटिना से जस्ट पहले। ये नॉर्मल विजन है बेटा, और ये बेटा हमारा मायोपिक विजन है। ठीक है, तो यहां पर देखो डायग्राम में आप देख पा रहे हो कि जो लाइट रेस कन्वर्ज हुई, जिस पॉइंट पर ये मीटअप हो गई, वो कौन सा पॉइंट है बेटा, रेटिना से जस्ट पहले, यानी रेटिना से पहले मायोपिया में क्या बनती है, इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये किस रीजन से होती है वो जरा समझिएगा बेटा। ठीक है, अब मायोपिया किस रीजन से होता है, उसके कॉजेज समझिए। कॉजेज है सबसे पहला एक्सेसिव कर्वेचर, क्या है बेटा, एक्सेसिव कर्वेचर। ठीक है, और दूसरा क्या है बेटा, एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। अब जरा दोनों को समझना क्या है। एक्सेसिव कर्वेचर का मतलब ये है बेटा कि ये जो आपको लेंस दिख रहा है इसका कर्वेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंक्रीज। और अगर इसका बेटा कर्वेचर बढ़ गया, कर्वेचर का मतलब समझो, देखो ये लेंस है, ठीक है, मान लेते हैं बेटा ये लेंस है, अब ये उसका कर्वेचर क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। ठीक है, अब ये उसका कर्वेचर बढ़ गया। अब कर्वेचर बढ़ जाएगा तो उसकी बेटा जो कन्वर्जिंग पावर है वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब अब कर्वेचर बढ़ गया, कन्वर्जिंग पावर बढ़ गई, तो बेटा वो लाइट रेस को कन्वर्ज भी जल्दी करेगा, लाइट रेस को कन्वर्ज भी जल्दी करेगा। तो रेटिना से जस्ट पहले ये क्या कर देता है बेटा, लाइट रेस को पहले ही कन्वर्ज कर देता है। ठीक है, तो पहला रीजन तो ये हो गया लेंस का कर्वेचर बढ़ जाना। दूसरा क्या है बेटा, एलोंगेशन ऑफ आईबॉल। एलोंगेशन ऑफ आईबॉल, हो सकता है कि हमारा लेंस ठीक हो सकता है हमारा लेंस ठीक हो, लेंस ने अपना काम सही किया है, लेकिन ये रेटिना ही पीछे चला गया हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे लेंस ने तो सही काम किया है, लाइट रेस को सही जगह पे कन्वर्ज किया है, तो हो सकता है कि रेटिना क्या हो गया हो बेटा, इस जगह से इस जगह पर होना चाहिए कुछ इस तरह से, लेकिन ये क्या कर गया, पीछे चला गया। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसका मतलब ये रेटिना पीछे कैसे जाएगा बेटा, अगर आपकी आंख का ये पूरा साइज जो है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, यानी जो आई बॉल है बेटा उसका क्या हो जाए, एलोंगेशन हो जाए। ठीक है, तो दोनों रीजन हमारे किसके बनेंगे बेटा, मायोपिया के। या तो लेंस का कर्वेचर बढ़ जाएगा, अगर ऐसा नहीं होता तो हो सकता है कि आंख का क्या हो गया, एलोंगेशन। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं बेटा करेक्टिव मेजर्स। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, तो ठीक करने के लिए जो लेंस हम यूज करते हैं वो है बेटा कॉनकेव लेंस। अब जरा समझो ना बेटा, जैसी प्रॉब्लम वैसा सॉल्यूशन। प्रॉब्लम क्या है बेटा कि लाइट रेस जल्दी कन्वर्ज हो रही है, ये प्रॉब्लम है मायोपिया की। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा बेटा कि लाइट रेस जल्दी से कन्वर्ज नहीं होनी चाहिए, सिंपल सी चीज। तो जरा देखो बेटा, अब जरा देखो, हमने अपनी आंखों के आगे क्या लगा दिया बेटा, कॉनकेव लेंस लगा दिया। अब लाइट रेस जाएंगी, कॉनकेव लेंस से टकराएंगी, और कॉनकेव लेंस का काम क्या है, लाइट रेस को डाइवर्ज करना। क्या करना, लाइट रेस गई सीधे तो ये डाइवर्ज कर देगा। क्या कर देगा बेटा, डाइवर्ज। तो देखो सबसे पहले लाइट रेस क्या हो रही है बेटा, ये डाइवर्ज हो रही है। क्या हो रही है, ये डाइवर्ज हो रही है। ठीक है, और डाइवर्ज होने के बाद फिर दोबारा से किस पर जाएंगे बेटा, कॉन्वेक्स लेंस पर, और कॉन्वेक्स लेंस के जाने के बाद फिर दोबारा से क्या होगा, कन्वर्ज होगा। अब ये जल्दी करने के बजाय बिल्कुल कहां पर कर देगा बेटा, रेटिना पर कर देगा। तो ये उसका क्या हो गया, करेक्शन हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है बेटा कि मायोपिया का करेक्शन क्या होगा, कॉनकेव लेंस। क्लियर है, क्लियर है बेटा। तो ये हमारे क्या थे, डिफेक्ट ऑफ विजन, सबसे पहला मायोपिया, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। अब जरा देखो बेटा, जो दूसरा डिफेक्ट ऑफ विजन है वो है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, जस्ट बिल्कुल अपोजिट कर देना मायोपिया का। मायोपिया का बेटा क्या कर देना, जस्ट अपोजिट। तो समझो हाइपरमेट्रोपिया, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस, या फिर इसको हम बोलेंगे फार साइटेडनेस। ठीक है, जैसे मायोपिया था शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, ऐसे ही बेटा हाइपरमेट्रोपिया होगा फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। ठीक है, जस्ट अपोजिट कर देना किसका, मायोपिया का। अब हाइपरमेट्रोपिया में बेटा क्या होगा, आपको पास की चीजें ज्यादा क्लियर दिखाई देंगी, लेकिन वो सॉरी आपको दूर की चीजें क्लियर ज्यादा दिखाई देंगी कंपैरिजन टू पास की चीजें। ठीक है, यानी ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन जहां पर आपको पास का धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, लेकिन दूर का आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसको कैसे याद रखो बेटा, हाइपर जो लोग हाइपर होते हैं उनको अपने आप से कैसा रखना चाहिए बेटा, दूर रखना चाहिए। तो हाइपर का मतलब दूर, हाइपर का मतलब दूर, इसका मतलब आपको दूर का क्लियर दिखाई देगा, दूर का क्लियर दिखाई देगा, पास का क्लियर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो जरा देखो बेटा,
सी फार अवे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट। क्लियर। अ पर्सन विद दिस डिफेक्ट हैज द नियर पॉइंट ऑफ फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल पॉइंट 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब बेटा इसका जो डिफेक्ट ऑफ विजन है, इसकी जो इमेज होगी वो कहां तक बनेगी, 25 सेंटीमीटर के आसपास। ठीक है। इन अ हाइपरमेट्रोपिक आई द इमेज ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना। देखो उसके उस पिछले वाले मायोपिया में क्या था, बिफोर द रेटिना। इसमें क्या होगा बेटा, आफ्टर द रेटिना या फिर बिहाइंड द रेटिना। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ द रेटिना मायोपिया वाली कंडीशन, बिहाइंड द रेटिना हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन। ठीक है। एग्जांपल के लिए बेटा जरा देखो डायग्राम को। अब यहां पर देखिए बेटा, ये हमारी नॉर्मल विजन है, जो हमारी रेटिना पर क्या बन रही है, इमेज बन रही है। लेकिन अगर इसकी बात करें हाइपरमेट्रोपिया की, तो हाइपरमेट्रोपिया में देखो बेटा इमेज फॉर्मेशन कहां हो रही है, रेटिना के बाद में। रेटिना के बाद में कहां हो रही है बेटा, रेटिना के बाद में। तो जो रीजन हमारे बेटा मायोपिया के थे, जस्ट अपोजिट कर दो, जस्ट अपोजिट कर दो हाइपरमेट्रोपिया में। जरा देखो बेटा कॉजेस क्या था, इसमें क्या है बेटा, लो कन्वर्जिंग पावर, उसमें क्या था, हाई कन्वर्जिंग पावर। उसमें लिखा था ना बेटा एक्सेसिव कर्वेचर, उसमें लिखा था ना एक्सेसिव कर्वेचर। जब कर्वेचर बढ़ेगा तो पावर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। पावर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है। कन्वर्जिंग पावर, तभी तो जल्दी कन्वर्ज कर रहा था पावर को। लेकिन अगर हम यहां की बात करें तो यहां पर लो कन्वर्जिंग पावर, इसका मतलब ये लाइट रेस को कन्वर्ज रेटिना तक कर ही नहीं पाएगा। कहां चली जाएगी बेटा लाइट रेस, रेटिना के बाहर, रेटिना के बाहर। तो रेटिना के बाद में ये बेटा लाइट रेस को कन्वर्ज करेगा, तो उसकी कन्वर्जिंग पावर कैसी हो गई बेटा, लो हो जाएगी। इसीलिए बेटा इसका हम क्या बोलेंगे, एक्सेसिव कर्वेचर नहीं होगा, लो एक्सेसिव कर्वेचर कह रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है, कि हो सकता है कि लेंस हमारा सही काम कर रहा हो, इस बार रेटिना पहले आ गया। ठीक है। रेटिना जस्ट पहले आ गया। और पहले कब आएगा बेटा, जब ये आई बॉल का साइज छोटा हो जाएगा, आई बॉल का साइज छोटा हो जाएगा। तो जरा देखो बेटा, आई बॉल बीइंग टू शॉर्ट, कंप्रेस हो जाए, क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए। क्लियर। अब इसका देखो बेटा करेक्शन क्या होगा, अब इसका करेक्शन समझो। इसका करेक्शन है बेटा कॉन्वेक्स लेंस। मायोपिया का क्या था, कॉनकेव लेंस। अब इसकी क्या प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम ये है बेटा कि कन्वर्ज देर में कर रहा है। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि कन्वर्ज जल्दी कर दे। तो कन्वर्ज जल्दी करने के लिए बेटा क्या चाहिए हमें, कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि हमें पता है यही कन्वर्जिंग लेंस है। ठीक है। तो इसके आगे हम क्या करेंगे बेटा, इस डिफेक्ट के आगे देखो हमने क्या लगा दिया, आंखों के आगे क्या लगा दिया, कन्वेक्स लेंस। अब कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है, ये सबसे पहले लाइट इस पर पड़ेगी तो ये उनको कन्वर्ज कर देगा जल्दी। क्या कर देगा, कन्वर्ज। अब थोड़ी इसने कन्वर्ज कर दी और कुछ बची कुची बेटा जो हमारी ह्यूमन आई के अंदर होता है खुद का लेंस, उसने कन्वर्ज कर दी। तो बिल्कुल जस्ट रेटिना पर क्या बन गई, इमेज बन गई। ठीक है। ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है बेटा, ये डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। एज इट इज आप एग्जाम में बना के आना। अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर अलग से डायग्राम नहीं भी पूछे ना, फिर भी आप बना के आना, ये एक्स्ट्रा मार्क्स गेन करेंगे, ध्यान करिएगा। अगर मान लीजिए आपने डायग्राम बना दिया और थोड़ी बहुत मिस्टेक अगर इसमें हो भी जाती है, लैंग्वेज में अगर आपने सही नहीं लिखी, तब भी आपको मार्क्स बेटा मिल जाएंगे। ठीक है। तो डायग्राम बहुत जरूरी है। तो जस्ट अपोजिट बेटा हमने क्या देखा, मायोपिया का जस्ट अपोजिट क्या था, हाइपरमेट्रोपिया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटा हमारा प्रेस बायोपिया और ओल्ड साइटेडनेस। नाम से समझ में आ रहा है ना, ओल्ड साइटेडनेस। ओल्ड मतलब कि उम्र के साथ जो बेटा आपकी आंखों में कमी आ जाए, वो हमारा क्या कहलाता है, ओल्ड साइटेडनेस। ठीक है। अब उम्र के साथ क्या होता है, आपने अपने दादा दादी अम्मा बाबा देखे होंगे ना बेटा, तो उनको किस चीज की प्रॉब्लम होती है देखने में, पास का दूर की, या दोनों की। ठीक है। क्योंकि उनको देखते हो बेटा क्या होता है कि ना तो उनको पास का सही से दिखाई देता ना ही दूर का। तो इसी डिफेक्ट ऑफ विजन को हम क्या बोलते हैं, ओल्ड साइटेडनेस। क्या बोलेंगे बेटा, ओल्ड साइटेडनेस। यानी हम कह सकते हैं ये मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया एक तरीके से क्या हो गया, मिक्सअप सा हो गया। ठीक है। तो जरा समझो बेटा, ओल्ड पर्सन कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है। ना तो ओल्ड बेटा क्या करता है, ऑब्जेक्ट नियर बाई ऑब्जेक्ट को, ना ही दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियर दिखाई देता उसको। ठीक है। अब जरा समझो बेटा, इसका कॉजेस क्या हो सकते हैं, इसके कॉजेस क्या होते हैं। सबसे पहली चीज, ना तो उसको अगर पास को दिखाई, सॉरी, ना तो उसको अगर पास का दिखाई दे रहा, ना ही दूर का दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या है बेटा, कि बेटा उसके लेंस में क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। सिंपल ये चीज, क्योंकि बेटा इमेज फॉर्मेशन का काम किसका है, लेंस का। क्योंकि लेंस जब तक लाइट रेस को कन्वर्ज नहीं करेगी सही पॉइंट पर, तब तक इमेज फॉर्म नहीं होगी। क्लियर है। ठीक है। इसका मतलब बेटा कि जो लेंस का मूवमेंट होगा वो सही से नहीं हो रहा होगा। और याद करो बेटा, मैंने लेंस का मूवमेंट क्या बताया था, कि लेंस के मूवमेंट को कंट्रोल कौन करता है, सिलेरी मसल्स। कौन करती हैं बेटा, सिलेरी मसल्स। इसका मतलब कहीं ना कहीं सिलेरी मसल्स का जो काम होगा वो क्या होगा, वो नहीं कर रही होंगी प्रॉपर। तो सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं बेटा, उम्र के साथ सिलेरी मसल्स वीक हो जाती हैं। और सिलेरी मसल्स वीक हो जाएंगी तो वो अपना फंक्शन प्रॉपर करेंगी नहीं। और बेटा फंक्शन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है लेंस का मूवमेंट नहीं होगा, प्रॉपर मूवमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से ना तो आपको पास का सही से दिखाई देगा, ना ही दूर का दिखाई देगा। क्लियर है। अब इसका बेटा करेक्शन क्या है, जरा देखो। अब करेक्शन क्या है, अब करेक्शन इसका ये है बेटा, दोनों ही, ना तो पास का दिखाई दे रहा ना ही दूर का दिखाई दे रहा, तो उसका सॉल्यूशन भी क्या होगा बेटा, दोनों का मिक्सअप। यानी आपके लेंस के अंदर कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस दोनों होना चाहिए, और दोनों होंगे तो बेटा उस लेंस को हम क्या बोलते हैं, बाईफोकल लेंस। क्या बोलते हैं बेटा, बाईफोकल लेंस। जैसा कि इसमें देख पा रहे हो, जरा देखो,
अभी इस तरीके के चश्मे में क्या होता है बेटा, जो आपके देखो दादा वगैरह या दादी वगैरह अगर जो लगाते होंगे तो उनके चश्मे को जरा गौर से देखना, उसमें दो पार्ट्स होते हैं बेटा, ठीक है। एक नीचे वाला पार्ट अलग होगा लेंस का और ऊपर वाला पार्ट अलग होगा, ठीक है। तो जरा देखो बेटा, ऐसी जरा इसमें देखो, यहां पर एक ये दो पार्ट अलग कर दिया और ये वाला पार्ट अलग कर दिया, ये वाला पार्ट अलग कर दिया, ये वाला पार्ट अलग कर दिया। नहीं तो देखो कुछ इस तरीके के भी लेंस होते हैं बेटा, जो आपने देखे होंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया, नीचे वाला पार्ट अलग हो गया। तो ऐसे लेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, बाइफोकल लेंस। क्या बोलेंगे, बाइफोकल लेंस, यानी जिसके अंदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस दोनों होते हैं, ठीक है। अब जरा समझो बेटा, जो नीचे वाला पोर्शन होता है ना बेटा, वो आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। और जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वो क्या होगा बेटा, कॉनकेव लेंस। तो जब पास का देखना हो और दूर का देखना हो तो आप जो मर्जी चाहे वो लेंस का यूज कर सकते हैं, क्लियर। तो नीचे वाला पोर्शन कॉन्वेक्स लेंस और ऊपर वाला पोर्शन कॉनकेव लेंस। तो ये हमारा क्या था बेटा, तीसरा डिफेक्ट ऑफ विजन, ठीक है। नेक्स्ट, अब जरा देखो बेटा, समटाइम्स अ पर्सन में सफर फ्रॉम बोथ मायोपिक एंड हाइपरमेट्रोपिया, सच पर्सन ऑफन यूज स्पेक्टिकल्स हैविंग बाइफोकल लेंसेज। देखो जो अभी मैंने बताया बेटा कि वो लेंस कौन सा होता है बेटा, बाइफोकल लेंसेज। कैसा होता है, बाइफोकल लेंसेज, ठीक है। अब इन विच अपर पार्ट कंसिस्ट ऑफ कॉनकेव लेंस, अपर पार्ट कौन सा होता है बेटा, कॉनकेव लेंस, और लोअर पार्ट कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। अब कॉनकेव लेंस बेटा हम किस में यूज करते थे, याद करो, मायोपिया। अब मायोपिक की कंडीशन में ऊपर वाले हिस्से से देख लेना और हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन में नीचे वाले हिस्से से, क्लियर है, ठीक। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है बेटा हमारा एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। अब ये हमारा एक तरीके, ये भी एक डिफेक्ट ऑफ विजन ही है बेटा, चौथा। तो इसको समझो जरा क्या होता है, ठीक है। बहुत रेयर है, एग्जाम में अभी तक शायद पूछा भी नहीं गया, बट हो सकता है पूछ ले, ठीक है, हमें पढ़ना है। एस्टिग्मेटिज्म समझ रहे हो। अब एस्टिग्मेटिज्म बेटा ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन होता है जिसमें आपको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन सीधी दिखाई नहीं देती, यानी आपको कर्व में दिखाई देती है, ठीक है। यानी अगर आपके सामने कोई वर्टिकल लाइन कुछ इस तरीके से होगी, एक्चुअल में ऐसी होगी, तो आपको कैसी दिखाई देगी बेटा इस डिफेक्ट ऑफ विजन में, कुछ ऐसे, समझ रहे हो। अगर हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ इस तरीके से होगी तो वो आपको कैसी दिखाई देगी, इस तरीके से, ठीक है। यानी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल जो आपकी स्ट्रेट लाइन होंगी वो आपको कर्व में दिखाई देगी। ऐसे डिफेक्ट ऑफ विजन को हम क्या बोलते हैं बेटा, एस्टिग्मेटिज्म। क्या बोलते हैं, एस्टिग्मेटिज्म, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, अब एस्टिग्मेटिज्म में क्या हो रहा है, आपको कर्व दिखाई दे रहा है, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा बेटा, कि कर्व शेप का ही आप लेंस यूज करो। और ऐसे शेप देखो, जैसे आपके डायग्राम में, आपके डायग्राम में जरा देखो बेटा, ये आपको दिख रहा है ना बेटा, ये लेंस कैसा है, कर्व शेप में। ये लेंस कैसा है बेटा, कर्व शेप में। यानी आप जो लेंस यूज करोगे देखने के लिए वो खुद ही कर्व होना चाहिए, ताकि बेटा वो स्ट्रेट लाइन आपको अपीयर कर सके, ठीक है। और ऐसे लेंस को हम बोलते हैं बेटा सिलेंड्रिकल लेंस। क्या बोलते हैं इनको, सिलेंड्रिकल लेंसेस। क्या बोलेंगे बेटा, सिलेंड्रिकल लेंसेस, क्लियर, ठीक। अब जरा देखो बेटा, यहां से क्वेश्चन पूछेगा कि कैटरैक्ट क्या होता है। अब कैटरैक्ट ऐसा डिफेक्ट ऑफ विजन है जहां पर आप नॉर्मली इसका मतलब कह सकते हो करेक्शन नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ इसका जो करेक्शन है वो क्या है बेटा, सर्जरी। जैसे हिंदी में आपने सुना होगा मोतियाबिंद, सुना है ना, मोतियाबिंद। अब उसमें क्या होता है बेटा, आंखों के ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है, ब्लरी लेयर, ठीक है। बिल्कुल ऐसी होगी जो जिसके बाद आपको बिल्कुल बहुत ही ज्यादा ब्लर दिखाई देगा बेटा, ठीक है। वो नॉर्मल हटाने से नहीं जाएगी, पानी से नहीं जाती है बेटा। और वो बनती कैसे है वो जरा समझो। मान लेते हैं बेटा आपकी आंखों के अंदर गंदगी लगातार चलती जा रही है और आपकी आंखें उनको इतना सफा नहीं कर पा रही, तो उसकी एक लेयर जम जाएगी बिल्कुल अपर वाले पार्ट पर, ठीक है। तो उससे आपको दिखाई नहीं देगा। दिखाई क्यों नहीं देगा बेटा, क्योंकि लाइट रेज ही अंदर नहीं आ पा रही है उस लेयर की वजह से। वो एक ओपेक लेयर बन जाती है एक तरीके से, ठीक है, बिल्कुल ओपेक लेयर। तो जरा देखो बेटा, देखो लिखा भी है इसमें, लेंस बिकम हैजी एंड इवन ओपेक। तो ओपेक लेयर बन जाएगी तो वो लाइट रेज को अंदर एंटर नहीं करने देगा, और लाइट रेज को अंदर एंटर नहीं होंगी तो बेटा क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। और इसकी बेटा सिर्फ और सिर्फ करेक्शन क्या है, सर्जरी, लेजर सर्जरी। याद रखना बेटा, लेजर सर्जरी। अगर सर्जरी होगी तो कैटरैक्ट क्लियर होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। तो ये बेटा हमने कुछ डिफेक्ट ऑफ विजन पढ़े, कुछ 4 से 5 डिफेक्ट ऑफ विजन है, जिसमें से मोस्ट इंपोर्टेंट आपके शुरू के 2 हैं बेटा, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। और ज्यादातर क्वेश्चन जो आपके बनते हैं बेटा वो हाइपरमेट्रोपिया पर बनते हैं, तो उस डिफेक्ट ऑफ विजन को थोड़ा सा अच्छे से आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, कंडीशंस एंड प्रोसीजर फॉर डोनेशन ऑफ आई। अगर किसी भी व्यक्ति को अपनी आंखों को डोनेट करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, क्या प्रोसीजर होता है, वो जरा समझिए बेटा। पर्सन ऑफ एनी एज ग्रुप, सेक्स, यूजिंग स्पेक्टिकल्स और ऑपरेटेड कैटरैक्ट कैन डोनेट आइज, ठीक है। कोई ऐसा व्यक्ति बेटा किसी भी धर्म जाति का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, चाहे वो चश्मा लगाता हो या नहीं लगाता हो, कैटरैक्ट उसको हो, कैटरैक्ट सर्जरी से ठीक हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे जो लोग होंगे बेटा वो अपनी आंखों को डोनेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो बेटा, पर्सन हैविंग डायबिटीज, अस्थमा एंड हाइपरटेंशन कैन आल्सो डोनेट देयर आईज। अगर किसी को बेटा ये बीमारियां हैं तो भी क्या कर सकता है, वो
अपनी आंखों को डोनेट कर सकता है, क्योंकि बेटा देखो इन बीमारियों का इलाज है और जिन बीमारियों का इलाज होगा उनसे कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ज्यादा। दूसरा देखो बेटा, आफ्टर डेथ आईज मस्ट बी रिमूव्ड विद इन 4-6 आवर्स ऑफ डेथ। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 4 से 6 घंटे के अंदर, मृत्यु के 4 से 6 घंटे के अंदर बेटा वो उसकी आंखों को अगर सही प्रोसीजर से निकाल लिया जाए तो वो भी यूजेबल होती है, ठीक है। अब सही प्रोसीजर मतलब कि उन आंखों को निकालने का जो प्रोसेस होगा वो कितना होगा बेटा, 10 से 15 मिनट का। कितना होगा, 10 से 15 मिनट। तो 10 से 15 मिनट में अगर आप आंखों को सही तरीके से निकाल लेते हो तो आप उनको डोनेट कर सकते हो, यानी वो यूजेबल है। क्लियर, ठीक। नेक्स्ट देखो बेटा, पर्सन इन्फेक्टेड विद एड्स, हेपेटाइटिस बी, सी, रेबीज, टेटनस वगैरह, अगर किसी को ये सारी बीमारियां हैं बेटा तो वो अपनी आंखों को डोनेट नहीं कर सकता। अब जरा देखो ये बीमारियां कौन सी हैं बेटा, ये वो बीमारियां हैं जिनका लगभग इलाज इम्पॉसिबल है अभी तक, ठीक है, यानी इतना क्योर नहीं कर पाते। तो ये वो बीमारियां हैं बेटा जिनकी वजह से आप आंखों को डोनेट नहीं कर सकते। क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। नेक्स्ट देखो बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अब किसी को रिफ्रैक्शन अगर नहीं पता बेटा तो देखो मैं फिर से कह रहा हूं, लाइट चैप्टर को पढ़ लो इससे पहले, रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ बेटा उसकी एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन आई सिर्फ उसकी एप्लीकेशंस है, पूरा चैप्टर लाइट चैप्टर पर ही बेस्ड है। तो जरा समझिए बेटा, ठीक है। अब आपके सामने देखो बेटा एक ट्रायंगुलर शेप का क्या दे दिया हमने, प्रिज्म दे दिया, ठीक है। अब देखो सबसे पहला एमसीक्यू यहीं से आता है बेटा। अब क्वेश्चन क्या आएगा कि एक ग्लास प्रिज्म के अंदर कितने ट्रायंगल होते हैं और कितने रेक्टेंगल होते हैं, कितने ट्रायंगल होते हैं और कितने रेक्टेंगल होते हैं, ठीक है। अब जरा देखो बेटा, अब ये आपके सामने एक ट्रायंगुलर क्या है, प्रिज्म। अब ये 2D लग रहा है आपको, ठीक है। अगर इसी को 3D में थोड़ा एज्यूम करो, अगर 3D में थोड़ा एज्यूम करो कुछ इस तरीके से, 3D में कुछ इस तरीके से अगर एज्यूम करो बेटा, तो यहां पर देखो ये आगे वाला हिस्सा और ये पीछे वाला हिस्सा, ठीक है। अब आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा सेम बेटा शेप का है, इसका मतलब टोटल ट्रायंगल कितने हो गए इसके अंदर, 2। मैं लिख दे रहा हूं बेटा कि ट्रायंगल इसके अंदर कितने होते हैं बेटा, 2, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा कि रेक्टेंगल कितने होते हैं, ठीक है। अगर इसी को अगर हम साइड से देखें तो देखो एक रेक्टेंगल, ठीक है, और इसी का जस्ट अपोजिट में होगा एक 2 रेक्टेंगल और एक नीचे वाला हिस्सा होगा बेटा 3 रेक्टेंगल। इसका मतलब रेक्टेंगल कितने होते हैं बेटा, 3। रेक्टेंगल कितने होते हैं बेटा, 3, ठीक है। तो एक ग्लास प्रिज्म के अंदर 2 ट्रायंगल और 3 रेक्टेंगल होते हैं। ये क्वेश्चन आता है बेटा आपके एमसीक्यू में, ठीक है। अब चलो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं बेटा, रिफ्लेक्शन हमें पढ़ना है। अब देखो हमने एक ग्लास प्रिज्म ले लिया और प्रिज्म का काम होगा बेटा क्या, रिफ्रैक्शन कराना। और ये रिफ्रैक्शन क्यों करा रहा है ये रीजन आपको पता होना चाहिए बेटा। ग्लास प्रिज्म, ग्लास क्या होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और ट्रांसपेरेंट मटेरियल से हमेशा रिफ्रैक्शन होगा ही होगा। तो देखो लाइट रेज कौन सी है बेटा, पीक्यू लाइट रेज बेटा सबसे पहले हमने ग्लास के लेफ्ट वाले पार्ट पर क्या करा दी, इंसिडेंट करा दी। क्या करा दी बेटा, इंसिडेंट, ठीक है। अब हमने लाइट की प्रॉपर्टी क्या पढ़ी है बेटा, लाइट की प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी है कि लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करती है, ठीक है। अब स्ट्रेट पाथ पर ट्रेवल करेगी तो जाहिर सी बात है बेटा इसको कैसा जाना चाहिए, सीधा जाना चाहिए। इसको कैसा जाना चाहिए, सीधा। तो बिल्कुल ये PQ जो लाइट रेज आ रही है बेटा इस सरफेस से टकराकर बेंड हो रही है। क्यों हो रही है बेटा, रिफ्रैक्शन की वजह से। लेकिन इसको एक्चुअल में जाना कैसे था, सीधा। जाना कैसे था बेटा, सीधा, ठीक है। अब ये बेंड क्यों हुई उसका रीजन पता है ना बेटा आपको। ये कौन सा मीडियम है, एयर। ये कौन सा है बेटा, ग्लास। ग्लास। और ये कौन सा है फिर से, एयर। ये कौन सा है बेटा, एयर, ठीक है। तो एयर, ग्लास, एयर, ठीक है। अब हमें पता है बेटा एयर और ग्लास के कंपैरिजन में एयर हमारा क्या होता है, रेयरर मीडियम, और ग्लास क्या होता है बेटा, डेंसर मीडियम, ठीक है। एयर रेयर है। अब रेयरर मतलब समझ लेना बेटा डेंसिटी कम, रेयरर का मतलब डेंसिटी कम, क्योंकि बेटा रिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता है, डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से। अगर डेंसिटी कम या ज्यादा नहीं होगी तो बेटा रिफ्रैक्शन भी नहीं होगा। अगर डेंसिटी किसी मीडियम की कम है और किसी मीडियम की ज्यादा है तो डेंसिटी का जो डिफरेंस है वही तो रिफ्रैक्शन कराता है। तो रेयरर में बेटा डेंसिटी कम होती है और डेंसर में डेंसिटी ज्यादा होती है। डेंसर में डेंसिटी ज्यादा, इसकी भी डेंसिटी कम, ठीक है। अब जरा देखो बेटा अभी लाइट रेस किसमें है, रेयरर मीडियम, एयर से। अब एयर से कहां चलेगी बेटा, ग्लास में, ठीक है। अब ग्लास डेंसर मीडियम है, डेंसिटी कम थी, डेंसिटी ज्यादा थी। और याद करो बेटा कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट क्या होती थी, कम होती थी। क्या होती थी बेटा, कम। तो जैसे ही बेटा ये लाइट रेस इस पॉइंट को पार करेंगी, डेंसर मीडियम में एंटर हो गई, तो ये क्या कर जाएंगी बेटा, बिल्कुल नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएंगी। नॉर्मल क्या होता है बेटा, इस वाली सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पर एक लाइन बना दीजिए, वो हमारी क्या कहलाती है, नॉर्मल कहलाती है, ठीक है। अब जरा देखो
देखो बेटा एक्चुअल में जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये हल्की सी बेंड हो जाती है किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। किसकी तरफ बेटा, नॉर्मल की तरफ। किस लिए, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा थी और बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पर फिर से ट्रेवल करती है इस पॉइंट तक। ठीक है, अब इस पॉइंट के बाद देखो बेटा फिर से ग्लास में से इसको कहां जाना है, एयर के अंदर। अब डेंसर से कहां जा रही है, रेयरर में। इसका मतलब डेंसिटी ज्यादा से डेंसिटी कम वाले मीडियम में जा रही है, और डेंसिटी अगर कम होगी तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, अब डेंसिटी बेटा देखो यहां पर ज्यादा थी, स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही थी। स्पीड ऑफ लाइट कम होती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है लाइट। अब यहां पर स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर जाएगी बेटा। क्या जाएगी, नॉर्मल से दूर। यहां पर नॉर्मल की तरफ, यहां पर नॉर्मल से दूर। ठीक है, तो जरा देखो बेटा इस साइड का नॉर्मल कहां है, ये रहा N2 90 डिग्री के एंगल पे। तो इसके पास ना जाते हुए क्या हो गया बेटा, उससे और दूर चलेगी। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, लाइट रे बिल्कुल इधर रिफ्रैक्ट हो गई नॉर्मल से दूर। क्लियर है, अब तरह समझो बेटा। अब यहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स और पढ़ने हैं। ठीक है, अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि लाइट रे जो है प्रिज्म से कैसे ट्रेवल करती है। ठीक है, यानी यहां से इंसिडेंट करी, ये रिफ्रैक्ट हुई और यहां पर जाकर एमरजेंट हो गई। ठीक है, अब जरा समझो बेटा कि एक प्रिज्म जो है, क्वेश्चन आता है बेटा यहां से समझिएगा एमसीक्यू में, कि एक प्रिज्म जो है वो लाइट रेज को किस तरफ बेंड करता है। क्वेश्चन बनता है कि एक प्रिज्म जो है वो लाइट रेज को किस तरफ बेंड करता है। तो जरा देखो बेटा, ये अगर हमारा प्रिज्म का ट्रायंगुलर शेप में है तो ये उसका क्या कहलाता है, बेस। क्या कहलाता है, बेस। तो हमेशा लाइट रेज कहां की तरफ बेंड होती है बेटा, बेस की तरफ। कहां पर बेंड होंगी, बेस की तरफ। क्लियर, तो हमेशा प्रिज्म जो है लाइट रेज को बेस की तरफ बेंड करता है। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है। क्लियर, अब जरा देखो बेटा, अब यहां पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट एंगल्स देखने हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जानो बेटा, ये हमारी क्या थी, लाइट इंसिडेंट हो रही थी तो इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। ये हमारी क्या हो गई, PQ, इंसिडेंट रे। अब इंसिडेंट होने के बाद ये ऐसी मीडियम चेंज हुआ, ये रिफ्रैक्ट हो गई, तो इस वाली रे को बोलेंगे बेटा हम रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टेड रे। अब रिफ्रैक्टेड रे के बाद देखो बेटा, अब आपको अपीयर कहां हो रही है, एमरजेंस कहां हो रही है बेटा, ये बिल्कुल प्रिज्म के बाहर। तो ये प्रिज्म के बाहर जो लाइट निकली इसको हम बोलते हैं एमरजेंट रे। क्लियर, ये हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये एमरजेंट रे। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब नेक्स्ट देखो बेटा, नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे। ये बेटा हमारा नॉर्मल और ये हमारी इंसिडेंट रे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल होता है बेटा हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो बेटा, ये हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ये क्या है बेटा, हमारी रिफ्रैक्टेड रे। और एक्चुअल में कहां जा रही है बेटा, ये जरा देखो, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल कहां है, ये रहा। नॉर्मल कहां है बेटा हमारा, ये रहा। ठीक है, अब नॉर्मल रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे और ये हमारी नॉर्मल रे, इन दोनों के बीच में जो एंगल बना उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नेक्स्ट देखो बेटा, ये हमारी एमरजेंट रे। ये क्या है बेटा, हमारी एमरजेंट रे। ठीक है, नॉर्मल कहां है बेटा हमारा, ये रहा। नॉर्मल कहां है, मेरा। अब नॉर्मल और एमरजेंट रे के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कौन सा होगा बेटा, एंगल ऑफ एमरजेंट। क्या होगा बेटा, एंगल ऑफ एमरजेंट। तो तीन इंपॉर्टेंट हमने एंगल पढ़े, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ एमरजेंस। क्या हो गया बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है, इसके अलावा चौथा एक मेन हमारा एक और एंगल होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। अब ये आपसे पूछ लेता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन कैसे पूछेगा बेटा, समझना। आपको ये डायग्राम बना के दे देगा, ठीक है, और ये I, R, E, D इनकी जगह पर क्या लिख देगा बेटा, 1 2 3 लिख देगा। ठीक है, और आपसे पूछेगा बताओ पहला वाला कौन सा है, इसमें से कौन सा एंगल है, दूसरे नंबर वाला कौन सा एंगल है, इस तरीके से आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो जरा देखो बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या है, देखो एक्चुअल में हमारी लाइट कैसे जानी चाहिए थी, सीधे, लेकिन हमारी गई कैसे बेटा, इधर। ठीक है, तो हमारी लाइट कितनी डेविएट हो गई, कितनी डेविएट हो गई, कितनी बेंड हो गई, उनके बीच का जो एंगल बनेगा ना बेटा, जितना बेंड हुई, जितना डेविएट हुई, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। एग्जांपल जरा समझो बेटा, एक्चुअल में जानी कहां चाहिए थी, ये, ठीक है, और गई कहां बेटा, ये। ठीक है, अब इन दोनों लाइन के बीच का एंगल अगर मैं इसको पीछे डॉटेड से ऐसे खींच दूं तो यही एंगल तो बन रहा है बेटा, तो यही एंगल हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। जानी चाहिए थी इतना, लेकिन कितनी गई बेटा, यहां बेंड हो गई, तो ये हो गया बेटा हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। क्या कहला दिया इसको, एंगल ऑफ डेविएशन। और यही सारी बेटा थ्योरेटिकल फॉर्म में लिखा है हमने, तो आप इसको एक बार देख लीजिए किस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके अंदर बेटा हमें 4 एंगल देखने थे, प्लस कौन कौन सी रे के बीच में कौन सा एंगल बनता है वो हमें देखना था। क्लियर है बेटा, ठीक बेटा, अच्छे से आप याद करते जाइए। अगर आपको कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को आप फिर से रिवाइंड कर लीजिए, पीछे कर लीजिए और फिर दोबारा से आप उसको आराम से देखिए। क्लियर है बेटा, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं।
तो देखिए बेटा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। ठीक है, अब ये भी एक एप्लीकेशन है बेटा हमारी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की। इससे पहले आपने ट्विंकलिंग ऑफ स्टार वाला पढ़ा था, वो भी एक एप्लीकेशन थी और ये भी हमारी क्या है बेटा, एक एप्लीकेशन। ठीक है, अब एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का मतलब क्या है? देखो एडवांस का मतलब बेटा पहले, और डिले का मतलब थोड़ा लेट हो जाता है तो बाद में। ठीक है, इसका मतलब बेटा कि सनराइज से, सूरज उगने से जस्ट आपको 2 मिनट पहले ही वो अपीयर होने लग जाएगा। ठीक है, दूसरा बेटा जो सनसेट होगा उसके आपको 2 मिनट बाद आपको अपीयर होगा। ठीक है, यानी सूरज उगने से जस्ट 2 मिनट पहले और सूरज डूबने के जस्ट 2 मिनट बाद आपको सन अपीयर होता है। और ऐसा क्यों होता है बेटा? बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जरा समझना बेटा इस डायग्राम की हेल्प से। अब जरा देखो, ये हमारी अर्थ है, अर्थ के सरफेस पर कोई खड़ा होकर बेटा सूरज को देख रहा है, और अर्थ की बेटा हमने पढ़ी है ना डिफरेंट लेयर्स। तो देखो मैं यहां पर हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये एक लेयर हो गई, ये एक लेयर हो गई बेटा, तीसरी लेयर और ये चौथी लेयर। ठीक है, अब यहां पर डिफरेंट क्या हो गई बेटा हमारी लेयर, और लेयर हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है डेंसिटी डिफरेंस की वजह से यहां पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो एक्चुअल में बेटा देखो सन कहां पर है हमारा, यहां। अब सन से लाइट रेज निकलेंगी, और सन से जैसे ही लाइट रेज निकलेंगी तो जैसे ही पहली लेयर से टकराएंगी बेटा, तो यहां पर डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से यहां पर रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और लाइट रेज थोड़ी सी क्या कर जाएंगी, बेंड कर जाएंगी बेटा। क्या कर जाएंगी? बेंड कर जाएंगे। लाइट रेज क्या कर जाएंगे बेटा, यहां से बेंड। तो देखो यहां से जानी चाहिए सीधी, लेकिन यहां से हल्की सी क्या हो गई, बेंड हो गई। और फिर दूसरी लेयर से जैसे बेटा पास होती हैं तो वहां पर और बेंड हो जाएंगी, फिर तीसरी लेयर से और पास होंगी तो और बेंड हो जाएंगी, चौथी लेयर से और पास होंगी तो और बेंड हो जाएंगी। और फिर जब जाकर बेटा जो ऑब्जर्वर देख रहा होगा उसको वो लाइट रेज अपीयर होंगी। अब जैसे उसकी आंखों पर पड़ेंगी यहां पर, तो उसके बिल्कुल जस्ट सीधी डायरेक्शन में उसको क्या विजिबल होगा बेटा, सन दिखाई देगा। ठीक है, यानी एक्चुअल में सन यहां था लेकिन उसको दिखाई कहां दे रहा है, पहले। ठीक है, अभी सूरज उगा नहीं है लेकिन उससे पहले ही 2 मिनट पहले ही उसको सूरज दिखाई देगा। ठीक है, और इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम पीरियड लगता है वो कितने मिनट का लगता है बेटा, 2 मिनट का। याद रखिएगा 2 मिनट का। ठीक है, सूरज उगने से जस्ट 2 मिनट पहले। और ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट बेटा किसके लिए लगेगा, सूरज उगने के 2 मिनट बाद के लिए। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन बनता है कि सूरज उगने से और सूरज डूबने के लिए ये जो टाइम पीरियड लगा टोटल कितना लगा। तो देखो बेटा सूरज उगने से कितना मिनट पहले, 2, सूरज उगने के कितना मिनट बाद, 2, तो टोटल कितना हो गया बेटा, 4 मिनट। तो ये पूरी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है बेटा, 4 मिनट। देखो because of this atmospheric phenomena the time from sunrise to sunset is lengthened by about 2 + 2 4 minutes। तो टोटल मिनट कितनी हो गई बेटा, 4 मिनट। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर आपसे सिर्फ और सिर्फ सनराइज का टाइम पूछता है तो 2 मिनट, सनसेट का पूछता है तो 2 मिनट, अगर दोनों का मिलाता है टोटल तो बेटा टोटल कितना हो जाएगा, 4 मिनट। तो ये हमारा क्या था बेटा, सनराइज और सनसेट के पीछे का रीजन, डिलेड सनसेट के पीछे का रीजन। नेक्स्ट देखो बेटा स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब स्कैटरिंग का मतलब क्या है बेटा, स्कैटरिंग का मतलब होता है बिखरना। स्कैटरिंग का मतलब क्या होता है बेटा, बिखरना। ठीक है, स्कैटर मतलब तितर बितर हो जाना, इस तरीके फैल जाना। अब जरा देखो, अब यहां पर लाइट क्या हो रही है बेटा, बिखर रही है। तो जाहिर सी बात है जब देखो इधर हमारा क्या है बेटा, सन से जो भी लाइट रेज निकलेंगी हमारी वो एटमॉस्फेयर के अंदर आते ही जो उसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे, चाहे वो किसी के भी हो सकते हैं, डिफरेंट एटम्स, उनसे टकराकर क्या होगा बेटा, चारों तरफ फैल जाएगी। और इसी फैलने के वाले फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जरा देखो बेटा लाइट रेज आई, इस पार्टिकल से टकराई और 1 2 3 कई सारी डायरेक्शन में क्या हो गया, स्कैटर हो गया। ठीक है, ये लाइट रेज आई, पार्टिकल से टकराई और चारों तरफ स्कैटर हो गई। ठीक है, बिखर गई। ठीक है, तो बस यही फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। यानी सन से जो लाइट आई एटमॉस्फेयर के अंदर वो पार्टिकल से टकराई और पार्टिकल से टकराकर चारों तरफ फैल गई, और इसी फिनोमेना को हम बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, अब जरा समझो बेटा यहां पे अब क्वेश्चन आएगा बेटा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट किस कलर की सबसे ज्यादा होती है और किस कलर की सबसे कम होती है। तो देखो जरा यहां पर बेटा वेवलेंथ का कॉन्सेप्ट लगाना है। जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो स्कैटर बिल्कुल लीस्ट होगा, लीस्ट स्कैटर। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा वो सबसे कम स्कैटर होगा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो स्कैटर ज्यादा होगा। ठीक है, अब जरा लगा लो बेटा अंदाजा, सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, रेड कलर की, और रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो बेटा सबसे कम स्कैटर होगा। जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हो बेटा, सूरज के अंदर से जो भी हमारी रेड कलर निकल रहा है बेटा, देखो वो कम टकराएगा, वो क्या होगा, पार्टिकल से कम टकराएगा। ठीक है, कंपैरिजन टू अदर कलर्स। ठीक है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या है बेटा, ज्यादा, लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो स्कैटर सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम वेवलेंथ किसकी होती है बेटा, वॉयलेट कलर की। किसकी होती है, वॉयलेट कलर की। तो वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। ठीक है, वॉयलेट कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, इंडिगो कलर हो गया, ये सबसे ज्यादा स्कैटर होता है। ठीक है, याद रखिएगा।
तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा वो लीस्ट स्कैटर। अच्छा यहां से हमें एक देखो रिलेशनशिप भी पता लग रहा है कि वेवलेंथ के जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्कैटरिंग, ठीक है, यानी स्कैटरिंग के क्या है बेटा, जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहां से बेटा देखो एक ये रिलेशनशिप याद रखना बेटा कि स्कैटरिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन वेवलेंथ की पावर 4, ठीक है, यानी बेटा जब आप वेवलेंथ को बढ़ाओगे तो स्कैटरिंग कम होगी, तो यानी जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसकी स्कैटरिंग कम। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए कलर ऑफ स्काई इज ब्लू। स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहली चीज बेटा, स्काई अगर आपको ब्लू कलर का दिख रहा है इसका मतलब बेटा लाइट ज्यादा कौन सी फैल रही है, ब्लू कलर। लेकिन हमने क्या पढ़ा था बेटा कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, ठीक है। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट की एक एप्लीकेशन है। तो जरा देखो बेटा, रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, तो स्कैटरिंग इसकी सबसे कम होगी, यानी फैलेगा कम, और फैलेगा कम जाहिर सी बात है, तो आपको बेटा रेड कलर का तो दिखाई दे नहीं सकता स्काई, कैसा अपीयर होता है, ब्लू कलर का, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है बेटा कि वॉयलेट और ब्लू में से बेटा जो ज्यादा स्कैटर होता है वो कौन होता है, वॉयलेट, और ये स्कैटर कम होगा इसके, इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं वॉयलेट और ब्लू कलर की बात करूं तो वॉयलेट कलर स्कैटर ज्यादा होता है, ब्लू कलर स्कैटर कम होता है। इस फिनोमेना के होने के बाद भी आपको जो स्काई है बेटा वॉयलेट कलर का अपीयर क्यों नहीं होता, ब्लू कलर का अपीयर क्यों होता है, उसका रीजन समझो, ठीक है। सबसे पहली चीज बेटा, सनलाइट के अंदर पूरे 7 कलर्स होते हैं। अब 7 कलर्स में से बेटा 2 कलर हमारा, एक वॉयलेट और एक ब्लू। अब दोनों वॉयलेट और ब्लू की अगर बात करें तो सन सबसे ज्यादा जो लाइट को एमिट करता है वो कौन सी लाइट होती है बेटा, ब्लू। ब्लू लाइट मोर एमिट, ठीक है, याद रखिएगा। अगर मैं दोनों का कंपैरिजन करूं वॉयलेट का और ब्लू का, तो वॉयलेट लाइट से ज्यादा ब्लू लाइट को सन जो है बेटा ज्यादा एमिट करता है, सबसे पहला रीजन, ठीक है। दूसरा रीजन बेटा, दूसरा रीजन क्या होगा, दूसरा रीजन होगा कि जो एटमॉस्फेयर है ना बेटा हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वो वॉयलेट लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। वॉयलेट लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, वॉयलेट लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो कुछ क्वांटिटी में बेटा वॉयलेट लाइट वैसी कम हो जाएगी, ब्लू लाइट ज्यादा हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है स्काई कैसा दिखेगा, ब्लू कलर का। और एक तीसरा रीजन और होता है बेटा, तीसरा रीजन है कि जो हमारी ह्यूमन आई है ना बेटा उसकी एक प्रॉपर्टी समझ लो कि कुछ इस तरीके से डिजाइन है जो कि कंपैरिजन करें इन दोनों कलर्स का तो ब्लू कलर को ज्यादा इफेक्टिव होती है देखने के लिए, ठीक है। यानी ये ब्लू कलर को ज्यादा अच्छे से देख सकती है कंपैरिजन टू वॉयलेट। तो यहां पर कह सकते हो कि ह्यूमन आई इज मोर इफेक्टिव फॉर ब्लू कलर। तो ये बेटा कुछ रीजंस है हमारे जिसकी वजह से हमें स्काई कैसा दिखता है, ब्लू कलर का, ठीक है। सन से लाइट ब्लू लाइट ज्यादा एमिट होती है, वॉयलेट लाइट को बेटा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो ह्यूमन आई है बेटा वो ज्यादा इफेक्टिव होती है ब्लू कलर के लिए, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रीजंस है बेटा जिसकी वजह से जो हमारा स्काई है वो आपको कैसा दिखेगा, ब्लू कलर का, ना कि वॉयलेट कलर का। क्लियर है। लेकिन अगर आपसे बेटा कॉन्सेप्चुअली अगर मैं बात करूं तो वॉयलेट कलर ब्लू कलर से स्कैटर ज्यादा होता है, ये बेटा बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप क्या कहता था बेटा कि जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी वो सबसे ज्यादा स्कैटर होगा, और सबसे कम वेवलेंथ हमारी वॉयलेट कलर की है तो सबसे ज्यादा स्कैटरिंग भी वही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा, डेंजर सिग्नल्स आर रेड। जो डेंजर सिग्नल है वो आपके रेड कलर के क्यों बनाए जाते हैं, ठीक है। अब डेंजर सिग्नल बेटा किस लिए डिजाइन करे गए हैं, आपको सावधान करने के लिए, यानी जिस जगह पर कोई खतरा होगा उस जगह से पहले ही बहुत ज्यादा डिस्टेंस से ही आपको सावधान कर दिया जाए, इसीलिए आपको डेंजर सिग्नल बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देखो जरा बेटा, अब दूर से आपको कौन सा कलर दिखता है, रेड कलर। क्यों दिखता है बेटा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, ठीक है। याद रखना, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी वो विजिबल सबसे पहले होगा, आप तक सबसे पहले वही पहुंचेगा बेटा। तो रेड कलर की वेवलेंथ ज्यादा है तो सबसे पहले आपको बेटा 7 कलर में से जो कलर दिखाई देता है वो रेड कलर होता है, ठीक है। आंखों को सबसे ज्यादा रेड कलर पहले प्रभावित करता है। तो रेड कलर बेटा आपको दूर से दिख जाएगा तो आपकी नजर पड़ जाएगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ खतरा है या फिर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, डेंजर सिग्नल लगा हुआ है, ठीक है। तो डेंजर सिग्नल इसीलिए किस कलर के बनाए जाते हैं बेटा, रेड कलर के, ठीक है। अब देखो रेड कलर की बेटा जो वेवलेंथ होती है वो कितनी होती है, 750 से 620 नैनोमीटर। कितनी होती है बेटा, 750 से 620 नैनोमीटर। अगर एमसीक्यू में आ भी जाता है तो ये सबकी वेवलेंथ लिखी हुई है, आप इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्लियर है बेटा।
तो उम्मीद करता हूं बेटा यहाँ तक आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, ठीक है। अगर लाइट चैप्टर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, तो ये चैप्टर आपको समझने में बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ एप्लीकेशन है लाइट चैप्टर की, ठीक है। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा, और लाइट चैप्टर को भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। दोनों मिलाकर बेटा आपके कम से कम 10 से 12 मार्क्स को गेन करेंगे एग्जाम के अंदर। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।